नमस्कार प्रिय साथियों। तो जैसा कि आप सभी को सूचित किया गया था कि क्लास 12th का एनसीईआरटी यूपी बोर्ड मैथ स्टार्ट होने वाला है। तो आज हमारा जो है बैच स्टार्ट हो गया है और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हमारा यह जो है एक संस्थान है, तो नंबर और रफ्तार स्टडी एनआरएस। तो अगर जिसको यहाँ पर एडमिशन कराना होगा वो करा सकता है। यह ऑफलाइन कोचिंग तथा ऑनलाइन दोनों के माध्यम से चल रही है। ऑनलाइन हम यूट्यूब के माध्यम से चला रहे हैं और ऑफलाइन हमारा जो है वो प्रयागराज में चल रहा है। तो जैसा कि अभी सब बच्चों बैठे हुए हैं और हम दोनों वे में जो है आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक तो ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो हम आज पढ़ाएंगे मैट्रिक्स अव्यूह। तो जैसा कि अव्यूह आखिरकार है क्या, तो अव्यूह का उपयोग क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। फिर अव्यूह के जो है वो ऑर्डर वगैरह, फिर उसके प्रकार वगैरह पे बात किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अव्यूह का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अव्यूह का जो परिचय है, थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं इसका। इसके इंट्रोडक्शन की थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको बताएं तो जे सिल्वेस्टर थे। जे सिल्वेस्टर थे जे सिल्वेस्टर ने 1850 में, ठीक, अव्यूह शब्द की सबसे पहले जो है वो उपयोग किया। उसके बाद जो है आपको बता दें तो 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में जो थे आर्थर कैले नाम के, तो उन्होंने जो है, आर्थर कैले ने इसका जो है वो अव्यूह का जो है एक सिद्धांत दिया, जिसे हम अव्यूह सिद्धांत विकास कहते हैं। और यह सिद्धांत विकास उन्होंने एक परिभाषित रूप से परिभाषित किया इसे। तो उनका नाम आपको बताते हैं। तो उनका नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में पूछ लिया जाए वो वैकल्पिक क्वेश्चन से, जैसा कि आपका अव्यूह जो है वो टोटल आपके एग्जाम में 13 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अब अव्यूह हमारा हो गया, उसके साथ हम देखेंगे कि अव्यूह सिद्धांत का विकास जो है किसने दिया। तो आपको बताया कि आर्थर कैले ने दिया, और ठीक इसी वे में हम चलेंगे। तो हमारा जो इसे आधुनिक गणित का सशक्त साधन भी कहते हैं, अव्यूह को जो है वो आधुनिक गणित का सशक्त साधन के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, बताइए। तो ठीक है, चलिए। तो इसका प्रयोग जो है परमाणु भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और उसके साथ साथ समाजशास्त्र आदि के बृहद रूप से जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक। तो जैसे कि अगर हम बात करें रेखीय समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन की बात करें, तो सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन में भी जो है इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, इस अव्यूह का महत्वपूर्ण उपयोग है। इसे हम अगर आपको बताएं तो जैसे कि मान लीजिए आप अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे। तो अगर उनकी बात करें, जैसे मान लीजिए आप अगर शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, और एक साबुन यूज करते हैं, ठीक, फिर यहाँ मान लेते हैं हम तेल यूज करते हैं। यह आप किसी शॉप से लेते हैं या किसी दुकान से लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये राम की दुकान है, ये श्याम की दुकान है और ये मोहन की दुकान है, ठीक है। इन तीनों दुकानों से जो है आप प्रोडक्ट ले रहे हैं और वहाँ पर जो है इसका रेट अगर आपको बताएं तो इसका रेट मान लीजिए 10 रुपये है, यहाँ पर 12 रुपये और यहाँ पर 13। ठीक इसी तरीके से यहाँ 15, यहाँ जो है 16 और यहाँ पर 18 रुपये है। और इसी तरीके से तेल का प्राइस देखिए तो यहाँ 20, 22 और यहाँ 25 रुपये आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा सेम है, लेकिन अलग अलग दुकानों में जो है उसके अलग अलग प्राइस हैं। तो अगर हम इसे देखें, इसे हम अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थित क्रम में अगर इसी को हम लिख दें तो वो हमारा अच्छा लगता है। कहने का मतलब है अगर किसी भी चीज़ को आप व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो वह एक आकर्षक लगता है, वह अच्छा लगता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसे हम कोष्टक में रख देते हैं अच्छा दिखने के लिए। अगर हम कोष्टक की बात करें तो जैसा कि मान लीजिए हम इसी को अगर कोष्टक बना देते हैं, ये हमारा इस तरीके से कोष्टक के रूप में बन जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसलिए अब जब अच्छा लग रहा है तो आपको एक चीज और बता दें कि यहां से देखिएगा, ये जो आपको दिए गए हैं,
जो क्षैतिज रूप में दिए गए हैं, ठीक है, ये क्षैतिज जो दिए गए हैं और जो ऊर्ध्वाधर दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 लाइन ऊर्ध्वाधर के रूप में है और 3 जो है क्षैतिज के रूप में ये लिखे गए हैं, तो आपको बताएं तो इन्हें कहा क्या जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो क्षैतिज है उसे हम रो कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर है इसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, इसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। रो की हिंदी होती है हमारी पंक्ति होती है और कॉलम की हिंदी हमारी जो होती है वो स्तंभ होता है, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इस चैप्टर का बेसिक है और अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आगे आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो भी नहीं समझ में आएंगे। तो आप सभी समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये हमारा रो हो गया और ये कॉलम हो गया। कहने का मतलब है ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। वहीं ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है और तीसरा स्तंभ है। ये रो और ये कॉलम, ठीक। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं आपको बता दें तो अगर हम इसको R1 लिखते हैं, इसे R2 लिखते हैं और इसे R3 लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार इसे हम C1 लिखते हैं, इसे C2 लिखते हैं और इसे C3 लिखते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो तत्व दिए गए हैं, एलिमेंट जो दिए गए हैं इसके अंतर्गत, अगर हम एलिमेंट की बात करें, आखिरकार एलिमेंट जो इसके अंदर दिए गए हैं आव्यूह के एलिमेंट, तो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, तो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट आखिरकार क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट जो हमारा आव्यूह दिया गया है, ये हमारा जो आव्यूह दिया गया है इसके अंतर्गत जितने भी तत्व दिए गए हैं वो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट हैं। कहने का मतलब है इसमें देखिए ये भी इसका तत्व है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी इसके तत्व हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे एलिमेंट्स ऑफ तत्व। इन्हें हम सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि आखिरकार हम आव्यूह को किससे दर्शाते हैं। तो आव्यूह को हम जो है वो अंग्रेजी के जो है वो कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल लेटर से। तो इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अब कैपिटल लेटर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं ABCD, इस तरीके से दर्शाते हैं। वहीं अगर हम इसके अवयवों की बात करें, जो अवयव दिए गए हैं इन्हें हम जो है स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, उन्हें हम लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C, इस तरीके से इन्हें हम दर्शाते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे आव्यूह को जो दर्शाते हैं, उन्हें किस तरीके से दर्शाते हैं, इस पर बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमें कि इसके ऑर्डर की बात कर लें। ऑर्डर की बात करने से पहले आपको इन तत्वों को किससे प्रदर्शित करेंगे तो बता दे रहे हैं कि ये इससे हमेशा स्मॉल से प्रदर्शित होंगे। और मान लेते हैं हमारा ये आव्यूह जो दिया गया है, अगर इसे हम A आव्यूह मान लें तो A बराबर इतना दिया गया है। अब इसके अंतर्गत हमारा इसे जो डिनोट किए हैं, अगर हम इसे दूसरे वे में समझाना हुआ तो हम आपको इसी वे में समझाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखकर दर्शाएंगे, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है, अब अगर हम ऑर्डर की बात करें, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर की बात करें, तो यहां पर अगर हम ऑर्डर की बात कर लें तो आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं ऑर्डर की बात में, ठीक। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ, देखिए जो ऑर्डर होता है हमारा, समझ रहे हैं आप सभी, तो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है उसे हम आपको बता दें। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा जो हो जाएगा बच्चों वो इस तरीके से होगा। हमने आपको बताया है कि आव्यूह को हम किससे दर्शाते हैं, तो आव्यूह को हम जो है वो कैपिटल लेटर से। तो मान लीजिए ये हमारा A आव्यूह है, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए हमने बताया ये रो है और ये कॉलम है, तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो,
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। जहां भी आपको न समझ में आए आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, उसका पूरा निष्कर्ष निकालेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास यही है, अगर आपको हमारे पढ़ाने से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, और बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो तो हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपको हमारे जितने भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा जो भी आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो मान लीजिए हम ये हमारा ए अव्यूह है, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, ये हमारा इसमें रो कितने दिए गए हैं, 1 2 3 रो दिए गए हैं। कहने का मतलब इसमें पंक्ति कितनी है, तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो इसे हम देखिए यम इंटू एन के तौर पे लिखते हैं। अब आखिरकार अगर हम आपको बताएं यम इंटू एन क्या है, तो अव्यूह की कोड जो होती है, यदि अव्यूह में यम पंक्तियां, ये यम जो है ये पंक्तियों को दर्शाता है। यहां लिख दे रहे हैं यम बराबर पंक्ति। ठीक, अव्यूह हमारा जो है वो पंक्तियों को दर्शाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अव्यूह के बाद हम जो बात करेंगे, अगर यन की बात करें तो यन हमारा जो है वो स्तंभों को दर्शाता है। तो यन बराबर हमारा हो जाएगा स्तंभ। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि यन बराबर हमारा हो जा रहा है स्तंभ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, यम बराबर हमारा हो जाएगा स्तंभ, और यन बराबर हो गया स्तंभ, यम बराबर हमारी पंक्ति हो गई है। तो हमारे जो कहने का अर्थ निकला वो सिंपल सा हमारे कहने का अर्थ है कि यम बराबर अगर हमारा पंक्ति हो रहा है और यन बराबर स्तंभ हो रहा है, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या जितनी है हम वहां यम के स्थान पे उतना लिखेंगे। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3 पंक्तियां, तो यम के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। और यन या स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर स्तंभों की संख्या 3 लिख देंगे। कहने का मतलब है कि हमारे जो यह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 into 3 का है। तो सीधा सा फंडा है कि ये हमारा मैट्रिक्स जो है ए, तो ए मैट्रिक्स हमारा 3 into 3 का जो है वो ऑर्डर में है। तो ये था इसका मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे आगे इसके एलिमेंट को किससे दर्शाते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसी में आपको बता दें कि इसे हम ए आई जे के तौर पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम यहीं पे ये लिख दें कि ए बराबर ए आई जे यम इंटू यन, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा यही रूप है, इसका यही रूप है। ये हम जो है आपको एग्जांपल के तौर पे बताए हैं, और ये आपको जो है डिफिनीशन के तौर पे अगर पूछा जा रहा है तो डिफिनीशन के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सर जो ये आई और जे है, इसमें आई क्या है, हाँ बस उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आई और जे क्या है, उसी पर हम अब आगे जो है आपको बताने वाले हैं। तो आई जो है वो और जे, इसमें जो है दो आपके जो है, इसमें सिर्फ दो, कहने का मतलब है पंक्ति और कॉलम केवल दो हैं, पंक्ति और कॉलम। तो जो आई है हमारा वो आई जो है और फिर जे जो है, तो एक हमारी पंक्ति को दर्शाएगा और एक हमारा जो है स्तंभ को दर्शाएगा। जैसे हम मान लीजिए यहां लिख दे रहे हैं कि ए आई जे, ठीक है, और यहां भी लिख दें ए आई जे। तो हमारे कहने का मतलब आई जे का मतलब क्या हुआ कि ये आई जो है और जे जो है ये हमारा पहला पंक्ति है, ये जो हमारा 10 है ये पहला पंक्ति है और पहले कॉलम में है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा A11 हो जाएगा। समझिए आई का मान भी 1 हुआ और जे का मान भी 1 हुआ। तो यहाँ ए आई जे इक्वल टू क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि आई के स्थान पर भी 1, जे के स्थान पर भी 1, तो ये हो गया 10 की वैल्यू हो गई। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका क्या होता है, इसका सीधा सा दिख रहा है आपको कि आई के स्थान पे जो है कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और जे के स्थान पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो है हमारी वो पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में, इसे हम पंक्ति से पढ़ेंगे और इसे हम कॉलम, तो ये हमारी पहली पंक्ति दूसरी कॉलम। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या वैल्यू दिया गया है, ये आई का मान 1 दिया गया है और जे का मान 3 दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो हो जाएगा वो आपका पहली पंक्ति तो है ही, ये पहली पंक्ति है, और तीसरा जो है वो तीसरा क्या है, कॉलम है। कहने का मतलब इसी तरीके से आप इधर भी अगर आएंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा A21। क्यों हो जाएगा A21, क्योंकि ये हमारा जो है दूसरी पंक्ति है और पहला कॉलम है,
दूसरी पंक्ति तथा पहला कॉलम, ये भी ए आई जे के तौर पे ही समझिए। और ए आई जे के तौर पे आई का मान 2 है और जे का मान यहाँ पर 1 है। ठीक इसी प्रकार से इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे A22। कहने का मतलब यहाँ 22 कैसे हुआ, क्योंकि ये देखिए दूसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम है, दूसरी पंक्ति के साथ दूसरा कॉलम है, कॉलम का मतलब स्तंभ होता है और रो पंक्ति। ठीक, तो ये दूसरी पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ। और इसी तरीके से ये हो जाएगा A33, समझ लीजिए, ये हो जाएगा A31, ये A32 और ये A33। तो हमारे कहने का जो अर्थ है वो आप समझ गए होंगे कि इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, जो आपको इसका सार समझा रहे हैं कि इसे हम लिखेंगे A11, A12, A13, ठीक, A21, A22, A23, A31, A32 और यहाँ A33। ये हमारा जो ऑर्डर है, ठीक है। और इसका अगर हम ऑर्डर का देखें तो आप ये देख लीजिए, आप इसको अगर नॉर्मल वे में लिखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ जो होगा 1 1 1 2 3 और यहाँ पर 1 1। कहने का मतलब है कि ये देखिए हमारा पहला पंक्ति तो है ये, और यहाँ अगर पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ 1 1 1 पहले स्थान पर पंक्ति है तो पहले 1 1, इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 2 2 पंक्ति में। तो इस वे में आप लिख सकते हैं, जैसे आपको अगर शार्ट में लिखना हुआ तो 1 1 1 इधर लिख लीजिए, 2 2 2 यहाँ लिख लीजिए, 3 3 यहाँ लिख लीजिए, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ में आया? तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि A बराबर ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स हमारा यम इंटू एन ऑर्डर का है, या इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हमारे जो कहने का अर्थ था आप उसे जो है समझ चुके हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया यहां तक, अब एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ए हमारा कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें दो जो है वो रो दिए गए हैं, दो पंक्ति तथा दो स्तंभ है, यहाँ पर 2 रो तथा 2 कॉलम। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। एक एग्जाम्पल और अगर आपको दिखाएं तो मान लीजिए हम बी बराबर लिख ले रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। अब इसे कहेंगे सर इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका भी सिंपल सा फंडा है कि ये किस ऑर्डर में है। तो इसका कहने ये इसमें देखिए 1 रो है, कहने का मतलब एक इसमें जो है पंक्ति है और 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, 3 स्तंभ दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया कि यम इंटू एन लिखते हैं, तो यम के स्थान यम बराबर क्या लिखते हैं हम पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या 1 है तो यम के स्थान पे 1 लिखेंगे। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या 3 है और एन के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि एन बराबर 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 इंटू 3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसके काफी टाइप्स हैं और आप इन टाइप्स को अगर समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि ये सभी आपका हम आधार तैयार कर रहे हैं, बेस, क्योंकि बेस इसी पर जो है पूरा मैट्रिक्स आपका निर्भर है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप यहां अगर अच्छे से समझ लेंगे तब तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो ठीक है, हम आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हम देखेंगे, हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा जो है वो क्षैतिज आव्यूह है। वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हम यहां लिख लेते हैं क्षैतिज आव्यूह। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इसका डिफिनीशन क्या है, तो जिस आव्यूह में, इसका डिफिनीशन है जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो यहां लिख दे रहे हैं
ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो अब एग्जाम्पल आपको दिखाया अगर इसका हम कि किस तरीके से इसका एग्जाम्पल है, तो हमने बताया कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, मतलब ये जो पंक्ति है इनकी संख्या कम होनी चाहिए स्तंभों की संख्या से। ठीक है, स्तंभ हमारे ज्यादा होने चाहिए लेकिन पंक्ति हमारी कम होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 1 2 1 3, तो इसमें हमारे क्या है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, लेकिन यहाँ स्तंभ ज्यादा होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या जो है कम होनी चाहिए, हमारे कहने का मतलब है। तो यहां मान लीजिए अगर हम इस तरीके से लिख लिए तो ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति इसमें कितनी है, 1 2, स्तंभ 1 2 3, स्तंभों की संख्या अधिक हुई। तो यही यह कह रहा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। और यह हमारा जो मैट्रिक्स है आव्यूह है वह किस ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो 1 2 2, इसमें कितना है, रो है, 2 रो है, और रो का मतलब पंक्ति, और कॉलम का बात करें अगर स्तंभों की तो इसमें 3 स्तंभ। तो ये हो जाएगा यम के स्थान पे रो का मान लिखते हैं तो रो का मान यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एन के स्थान पर जो है कॉलम का मान लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये आपको समझ में आ गई। और ये हम मान लेते हैं कोई हमारा मैट्रिक्स ए रहा होगा, या फिर अभी तो हम समझा रहे हैं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है इतने से तो इतना ही समझिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा होता है, ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह हमारा क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स हमारा सीधा सा है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स हमारा क्या है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से यहाँ पर उसमें कम था यहाँ पर अधिक हो। ठीक है, आप पूरा इसे लिखिएगा, आप हमारी तरह ना करिएगा, नहीं तो आपका सारे क्वेश्चन जो है वो सारी डिफिनीशन आपकी गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको मीट के फिर से नेक्स्ट आगे लिखिएगा। हम तो मीट के लहा दिए हैं लेकिन आप उसको आगे लिखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमने जो कहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमने क्या कहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। तो कहने का मतलब है ठीक, तो यहां अगर हम गिने तो हमारी पंक्तियां 1 2 3 है और स्तंभ 1 2 ही है। तो ये हमारा किस ऑर्डर का है भाई, पंक्तियों की संख्या यम इंटू एन होता है, यहां पर हम लिखते हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या मतलब यम, तो यम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इंटू एन कितना हो जाएगा, तो एन 2 ही दिया गया है तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि एन का मान जो है वो कॉलम के तौर पे हम ले रहे हैं, स्तंभ के तौर पे। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसे भी हम जो है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसे भी हम ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसमें जो है वो देखिए केवल आपको जो बताया हूं कि पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या से। तो इस प्रकार से हमारा ये भी डिफिनीशन हो गया। अब आगे हम बात करेंगे अपना जो है वर्ग आव्यूह का, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा सीधा फंडा है, वो भी आपको बता दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए इतना। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह जो हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा जो होता है ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा सीधा सीधा है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो या बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि यम और यन का मान जो है वो सेम होना चाहिए, यम और यन की वैल्यू जो है वो सेम हो। तो देखिए जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या के बराबर हो, अर्थात लिख लेंगे m इक्वल टू n, m बराबर n हो, वह अवयव हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा जो है वर्ग अवयव हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल आपको इसको अगर हम समझाएं तो वर्ग अवयव हमारा देखिए इस तरीके से होगा। ये हमारा वर्ग अवयव का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम देखें अगर तो हमारा जो है वो इसमें 2 रो तथा 2 कॉलम है, 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ हैं। तो ये हमारा इसे हम R1 R2 C1 C2 से दर्शाते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं, ये चीज आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी से हल होगा आपका आगे का क्वेश्चन जो है। और यहाँ पर हम अगर देखें तो ये हमारा ऑर्डर कितने का है, तो ये हमारा 2 × 2 का ऑर्डर है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखना चाहें एक और, तो मान लीजिए 6 7 8 9 0 5। ठीक, ये अगर वर्ग अवयव हम बात करें, ये भी एक वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें जो है 3 रो दिया गया है एवं 3 कॉलम दिया गया है, 3 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं। तो इसे हम अगर डिनोट करें, देखिए इसे हम आपको बता दे रहे हैं R1 R2 और R3। ठीक, इसे C1 C2 और C3। और ये किस ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसे हम आपको एक चीज और बताएं, इसे हम n क्रम का अवयव भी कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये a अवयव था, तो इसे हम लिख सकते हैं हमारा कोई an अवयव दिया गया है। an अवयव का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो है ये कोई वर्ग अवयव है। सबसे पहले जान लीजिए n का मतलब कोई वर्ग अवयव है जिसमें m और n की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, अगर सेम वैल्यू है, कहने का मतलब वो वर्ग अवयव है। और वो जो है जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख सकते थे इसे A2, कहने का मतलब कोई वर्ग अवयव है जो जिसका क्रम जो है वो 2 ऑर्डर का मतलब 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वो हमारा A2 के तरीके से हम लिख सकते हैं। और an का मतलब कोई हमारा अवयव है जो कि n × n मतलब m × n बराबर हुआ, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं an। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ बता दिया हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर मैट्रिक्स, इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पर। तो हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उस पर बात करेंगे। इसे हम जो है साफ कर ले रहे हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा जो है उस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया? हमने 3 मैट्रिक्स की बात यहाँ पर कर लिया है। अब हम चौथे प्रकार की बात करेंगे। मैट्रिक्स का जो चौथा प्रकार है वो हमारा हो जाएगा शून्य अवयव। तो हमारा जो चौथा प्रकार है वो हो जाएगा शून्य अवयव। इसे लिखते हैं रिक्त अवयव। ठीक है, तो शून्य अवयव लिखिए या रिक्त अवयव लिखिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑल नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स का हम डिफिनीशन आपको बताएं, अब डिफिनीशन अगर हम लिखवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझाया जाए, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपका जैसा कि एग्जाम भी आने वाला है, तो आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप डिस्टर्ब ना करिए, सभी लोग बैठ जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्टर्ब ना करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम जैसे कि शून्य अवयव रिक्त अवयव है इस तरीके से, तो इसकी अगर हम बात करें तो जैसा कि शून्य अवयव हमने आपको बताया था, जिस मैट्रिक्स के सभी अवयव हमने अभी आपको बताया था, तो जिस अवयव के प्रत्येक तत्व शून्य हो, लिख लीजिएगा कि जिस अवयव के सभी तत्व या प्रत्येक तत्व, लिख लेते हैं सभी तत्व शून्य हो। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं तो एग्जाम्पल आप दिख लीजिएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। तो ये हमारे मैट्रिक्स जो है ये सभी हमारे शून्य मैट्रिक्स हैं। ऑर्डर की अगर इनकी बात करें तो इसमें जो है 1 रो दिया गया है तथा 2 कॉलम दिया गया है, मतलब एक पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 2 ऑर्डर का।
ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 ऑर्डर का। ये हमारा देखिए, ये हमारा वर्ग आव्यूह भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आप इसे समझ लीजिए, ये वर्ग आव्यूह भी है, ठीक है। उसी के साथ अगर इसको हम बताना चाहें आपको, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि इसमें 2 रो दिए गए हैं तथा 1 कॉलम है, तो 2 × 1 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर का। इस तरीके से ये हमारा हो गया आपका शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश की बात करने वाले हैं, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक। तो आप सभी इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक है। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, कहने का मतलब है हमारे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, नोट कीजिए। ठीक है, इसे लिख लीजिए, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक है। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, लिख लीजिएगा इसकी डिफिनीशन, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो एक पंक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो वो हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताना चाहें तो एग्जाम्पल इसका सीधा सा, जिस आव्यूह में एक पंक्ति, तो पंक्ति केवल एक हो, पंक्ति एक हो, ये हमारा कौन सा आव्यूह है, इसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक दिया गया है। देखिए अगर इसके हम ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 1 × 3, इसका 1 × 2, ठीक है। इसमें हम आपको सीधा सा फंडा बता दे रहे हैं कि जो यम की वैल्यू है, यम की जो वैल्यू है वो सदैव जो है एक होगी, यम की वैल्यू सदैव एक होगी, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा यम बराबर 1, ठीक। ये हमारा हो जाएगा किसमें, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश में। उसके बाद हमारा जो इसके बाद आएगा 5वां नंबर, वो हमारा हो जाएगा, ये हमारा पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। इसके बाद हमने जो कहा तो हमारा हो जाएगा पंक्ति के बाद कॉलम आएगा, मैं कहने का मतलब स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। तो ये हमारा 5वां था, अब हमारा 6वां रहेगा, ठीक। 6वां रहेगा पंक्ति आव्यूह स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। तो लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका डिफिनीशन क्या होगा, ये ठीक जो है हमारी पंक्ति आव्यूह का ठीक अपोजिट है। तो इसमें हो जाएगा जिस आव्यूह में, ठीक है, जिस आव्यूह में केवल, जिस आव्यूह में, वहां पर हमने पंक्तियों की बात की थी, यहां पर स्तंभों की बात करेंगे, केवल एक स्तंभ हो, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, ठीक। तो कहने का मतलब है अगर हम आपको एग्जाम्पल इसका दिखाना चाहें, एक स्तंभ की हमने बात किया है, तो मान लीजिए यहां ये हमारा आव्यूह हो गया, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए हमारे दो आव्यूह एग्जाम्पल के तौर पे, इनको समझ लीजिए। इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर है 1 2 3, तो हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि इसमें जो है देखिए 3 पंक्तियां दी गई हैं तथा एक जो है स्तंभ दिया गया है। इसमें आपकी 2 पंक्तियां दी गई हैं तथा स्तंभ कितना दिया गया है, 1। अब इसमें हम आपको जहां बताए थे यम बराबर 1, तो यहां पर आपका हो जाएगा यन बराबर 1, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें सदैव यन की वैल्यू जो है वो 1 होगी। कहने का मतलब है जो यहाँ कॉलम की संख्या होगी वो 1 होगी, स्तंभों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। तो ये हमारे मैट्रिक्स 6 मैट्रिक्स हमने आपको बताया, मैट्रिक्स के 6 प्रकार आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम 7वें प्रकार की बात करेंगे। तो हमारा 7वां प्रकार जो है आपको वो बताते हैं, ठीक है। इससे पहले आप इसे नोट कर लिए हों तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब तक एक सरसरी निगाह से देखते चलिएगा
और घर जाकर इसे जो है आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो बच्चे जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अगर उनको ना समझ में आए तो वो लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ताकि उन्हें अच्छे से जो है रट जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम बात करेंगे आप सातवें जो है हमारा जो इकाई या व्यू है, या इकाई तत्समक व्यू है, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। जिनको पढ़ना ना हो वो जा सकते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस ना मचाएं, ठीक है। तो ये हमारा सभी कहने का मतलब है, आप जब भी पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, एकाग्र होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है अच्छे से उसको पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा जो इकाई या तत्समक आव्यूह है, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जिस वर्ग आव्यूह में या जिस वर्ग आव्यूह का अग्र विकर्ण या जो है मुख्य विकर्ण कह सकते हैं, अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण यहाँ लिख दे रहे हैं, अग्र विकर्ण, अग्र या मुख्य विकर्ण, ठीक है, अग्र या मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इकाई आव्यूह। इस तरीके से तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह की हम बात सही है। तो ये हमारा आव्यूह है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण है, अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण जो है उसका मान जो है, वैल्यू जो है वो सदैव 1 होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी तत्व आते हैं वो सभी 1 हो। अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व का मान 1 होना, 1 का मतलब है 1 होना चाहिए, ठीक है। और 1 होंगे तभी आपका जो है वो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इस तरीके से अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहें तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल है। और इसके बाद जो है सभी तत्वों का मान 1 होना चाहिए तथा अन्य तत्व 0 हो, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसकी एक और डेफिनेशन है, जिसके हम उसको बाद में बता रहे हैं। पहले आप इसके एग्जाम्पल को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल जो है इस तरीके से दिया गया है, ठीक। फिर यहाँ 0 1 0, फिर यहाँ 0 0 1, इस तरीके से हमारा कोई मैट्रिक्स है। और यह किस ऑर्डर में है आप बता सकते हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर आपका हो जाएगा 3 into 3 ऑर्डर के क्रम में है यह मैट्रिक्स, 3 into 3। तो इसके जो अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण की हमने बात की है, तो अग्र विकर्ण हमारा ये देख लीजिए, और इसे ही हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसकी वैल्यू सदैव 1 होगी और बाकी के जितने तत्व हैं वो सभी जो है तत्व 0 होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने आपको बता दी कि इसका वैल्यू जो अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण है उसका मान सदैव 1 होना चाहिए। 1, उसमें जितने भी तत्व हैं वो सभी 1 हों और बाकी के तत्वों की जो संख्याएं हैं वो 0 होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल आपको दिखाएं तो वो एग्जाम्पल हमारा देख लीजिएगा। मान लिया हमने इस तरीके से हमारा कोई दिया गया है, ठीक। अब इसमें हम क्या, अच्छा ये आव्यूह भी आपका जो है एक वर्ग आव्यूह हमेशा रहेगा, ठीक है। इसे भी आप पॉइंट के तौर पे एक नोट कर लीजिएगा कि यह इकाई आव्यूह जो है वो हमेशा जो है वर्ग आव्यूह की तरह कार्य करेगा, वर्ग आव्यूह से माना जाएगा, ठीक है। अभी सुनिए, इसके बाद हम इस पर जो है बता रहे हैं आपको कि ये जो है हमारा देखिए इस तरीके से अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण इसे ही कहते हैं। इसके तत्वों की सदैव मान जो है वो 1 होगा। इसके बाद हमारा जो है वो दूसरे परिभाषा की हमने बात की। सेकंड डिफिनीशन की बात कर लें तो सेकंड डिफिनीशन हमारी क्या है कि एक पंक्तियों के जो है वो पंक्तियों के वर्ग आव्यूह कहे कि एक यक्ष पंक्तियों के वर्ग आव्यूह, यक्ष पंक्तियों मान लीजिए कि कोई है एक यक्ष पंक्तियों के वर्ग आव्यूह, ठीक है। एक x पंक्तियों के वर्ग आव्यूह, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। वर्ग आव्यूह जो आपका दिया जाएगा वो अगर aij के तौर पे दिया गया है, aij, जैसा हमने आपको पीछे अभी बता दिया हूं कि i और j का क्या वैल्यू है हो, तो वह आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है, ठीक है। aij एक x पंक्तियों के वर्ग आव्यूह aij हो, ij, ठीक है। कहने का मतलब है दूसरी परिभाषा, एक जो है
x पंक्तियों की के वर्ग आव्यूह जो है, वर्ग आव्यूह कोई दिया गया हो, उसके वैल्यू जो है वो कितना दिया गया हो, 1 1 दिया गया हो, कहने का मतलब है aij आव्यूह कहते हैं। और उसका अगर हम बताएं कि ये aij की वैल्यू किस तौर पे होगी, तो वो समझिए उसका मान इस तरीके से होगा कि ia, इसमें 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा aij इक्वल टू 1, aij इक्वल टू 1 कब होगा, इसे आप ध्यान से देखिए, वह कब होगा जब i की वैल्यू i बराबर j हो। कहने का मतलब है aij इक्वल टू 1 कब होगा, जब हमारा i बराबर j हो। i बराबर j होगा जब i इक्वल टू j हो, तब हमारा aij बराबर 1 होगा। यहां देखिए a11 है, जो हमने अभी पीछे आपको बताया है उसी पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा हूं कि पीछे जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। तो ये हमारा a11 है, ठीक है, ये हमारा a22 है, ये हमारा a33 है, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, i और j की वैल्यू देखिए बराबर है, i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है, i का मान भी 1 है, j का मान भी 2 है, ये i का मान 2 और j का मान 2, ठीक। इसी तरीके से i का मान 3, j का मान 3 है। तो यहां पर जो देख रहे हैं आप सेम उसी तौर पे बताए हैं जैसे कि आपको पीछे बताए हैं, उसी पे आगे जो है हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो अभी इसी पे सारे, इसी ये बेस है हमारा और इसी पे सारे क्वेश्चन आपके डिपेंड हैं। तो इसे आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं, ये पहला लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अभी बहुत 4-5 और आपके बचे हुए हैं इसके टाइप्स, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि aij इक्वल टू 1 कब होगा, यहां देखिए जब i इक्वल टू j हो, तो यहाँ का जो i का मान होगा वो 1 होना चाहिए। दूसरा देख लें, ये फर्स्ट आपका जो है कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है वो aij इक्वल टू 1 ना हो, मतलब aij नॉट इक्वल टू 1, वो कब होगा, जब i बराबर j ना हो, i बराबर j ना हो, तो कहने का नॉट इक्वल टू, ये 1 नहीं होगा, सॉरी ये 0 होगा। कहने का मतलब aij की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो, ठीक। तो aij इक्वल टू 0, मिस्टेक हो गया था, उसे आप इग्नोर कीजिए, और ये इसे आप ध्यान से देखिए कि जो aij हमने लिखा है इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा i इज नॉट इक्वल टू j। कहने का मतलब जब i j के बराबर ना हो। अगर ये भिन्न में दिया गया है, जैसे कि यहाँ ये इस की बात करें तो ये a12 है और i और j की वैल्यू जो है वो डिफरेंट दिया गया है। इस तरीके से अगर यहाँ बात करें तो ये a21 है, इसका भी डिफरेंट दिया गया, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से सारे के सारे 0 होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे तो आगे सारे जो है आपको दिए गए हैं जो इसके टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत जाकर के अपने सभी दोस्तों को जो है इसके बारे में सूचित कीजिए कि जो है अभी नंबर और रफ्तार स्टडी अनारस पर जो है आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस पर जो है क्लास 12 के मैथ स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ साथ आप जो है चैनल को जो है शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट बॉक्स पर ध्यान देंगे और उस पर जो है अगला अगर समझ में आएगा, हमें कुछ बताने लायक होगा तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।